आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। पहले एक वीडियो में हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आज की हमारी ये वीडियो केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगी। तो जो कॉन्सेप्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, सिंथेसिस और द कंजर्वेशन ऑफ मैटर। सिंथेसिस और कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ये दो कॉन्सेप्ट्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हुए सिंथेसिस क्या होती है और कंजर्वेशन ऑफ मैटर का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंथेसिस की। सिंथेसिस क्या है केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हुए, तो सिंथेसिस जब कभी साइंटिस्ट एक चीज़ से कोई और चीज़, कोई नई चीज़ बना लेते हैं, एक चीज़ से या एक से ज़्यादा चीज़ों से कोई नई एक चीज़ या एक से ज़्यादा चीज़ें बना लेते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने ये चीज़ें सिंथेसाइज कर ली हैं और सिंथेसिस हो चुकी है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर आयरन है, हमारे पास आयरन है और सल्फर भी है। ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। हमने क्या किया है जी, इन तीनों को आपस में मिला दिया है और इनको मिलाने से इन्होंने आपस में रिएक्शन किया है और हमारे पास आयरन सल्फाइड बन गया है। हमारे पास आयरन और सल्फर था, इन दोनों को हमने आपस में मिलाया और इनसे हमारे पास आ गया जी आयरन सल्फाइड। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आयरन सल्फाइड की सिंथेसिस हुई है। यानी सिंपल वर्ड्स में, जब कोई नई चीज़, कुछ पहले से मौजूद चीज़ों से कोई नई चीज़ बना ली जाती है, तो ये कहा जा सकता है कि सिंथेसिस हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि आयरन एंड सल्फर हैज़ सिंथेसाइज द आयरन सल्फाइड, या हम ये कह सकते हैं कि आयरन एंड सल्फर प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फाइड। तो इसको आप सिंथेसिस कह सकते हैं। अब ये जो सिंथेसिस है, इसको अगर हम लिखें, शो करें, तो जो तरीका हम इसको शो करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी इस सिंथेसिस को शो करने के लिए हम जब पेज पे लिखेंगे तो हम इस सिंथेसिस को केमिकल इक्वेशन से शो करेंगे।
अब ये केमिकल इक्वेशन किस तरह से होगी? हम कह सकते हैं कि आयरन प्लस सल्फर S, और फिर हम एक एरो डालेंगे। और फिर हम आयरन सल्फाइड लिख देंगे FeS। ये हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है, जिसमें हमने क्या किया है कि बजाय एलिमेंट के पूरे नाम लिखने के उनकी सिंबल्स यूज़ की हैं, और कंपाउंड का भी पूरा नाम लिखने के बजाय हमने उसका फार्मूला यूज़ किया है। अब केमिकल इक्वेशन को लिखते हुए हर कंपाउंड जो आपके पास पहले से मौजूद है, यानी रिएक्टेंट में है या बनेगा यानी प्रोडक्ट में होगा, या एलिमेंट चाहे वो रिएक्टेंट साइड पे है या प्रोडक्ट साइड पे है, उसकी फिजिकल स्टेट भी लाजमी साथ लिखी जाती है। जैसा कि आप पहले से जानते होंगे कि आमतौर पर हमारे पास लेबॉर्ट्री के अंदर कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड मैटर की 3 स्टेट्स यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस, इन तीनों स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में मौजूद होगा। तो केमिकल इक्वेशन को लिखते हुए हम जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हर एलिमेंट या कंपाउंड के साथ उसकी फिजिकल स्टेट को भी लिखते हैं। इसके लिए हम अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा, वो उस रिएक्शन में हिस्सा लेते हुए, यानी एलिमेंट की वो स्टेट जो उस रिएक्शन में उसकी होगी, उस स्टेट को हम शो करेंगे, लिखेंगे। अगर वो सॉलिड स्टेट में होगा तो उसके लिए हम S लिखेंगे, अगर वो लिक्विड स्टेट में होगा तो उसके लिए हम L लिखेंगे, और अगर वो गैसियस स्टेट में होगा तो उसके लिए हम G लिखेंगे। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास आयरन भी सॉलिड स्टेट में है, सल्फर भी सॉलिड स्टेट में है और आयरन सल्फाइड भी सॉलिड स्टेट में है, तो हम इन तीनों के साथ S लिख सकते हैं। तो ये S जो हर एलिमेंट या कंपाउंड के नीचे हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा, ये इनकी फिजिकल स्टेट को शो कर रहा है। और ये दरमियान में जो एरो मौजूद है, ये एरो ये बता रहा है कि इस एरो से पहले जो चीज़ें मौजूद हैं ये रिएक्टेंट्स में हैं, यानी आयरन और सल्फर यहाँ पे रिएक्टेंट हैं और ये आपस में रिएक्ट करके खुद ख़त्म होंगे, और एरो के बाद जो कुछ लिखा हुआ है ये बनेगा और ये प्रोडक्ट होगा। हम कह सकते हैं कि आयरन एंड सल्फर हैज़ प्रोड्यूस्ड आयरन एंड सल्फर हैज़ प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फाइड। और इन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट को भी हमने शो किया हुआ है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट जो सिंथेसिस का था वो हमने डिस्कस किया। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की दोबारा बात करेंगे जो कि द कंजर्वेशन ऑफ मैटर है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैटर, जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं कि मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि मैटर या मैस को ना तो कभी आप पैदा कर सकते हैं और ना पहले से मौजूद मैस या मैटर को आप ख़त्म कर सकते हैं। यानी मैस ना तो नया मैस पैदा किया जा सकता है और ना पहले से मौजूद मैस ख़त्म किया जा सकता है। बट इट कैन बी चेंज फ्राम वन फार्म टू अनदर फार्म। इसकी फार्म आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी नया मैस ना तो पैदा कर सकते हैं और ना कभी पहले से मौजूद मैस को ख़त्म कर सकते हैं। ये है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर।
तो इसको अगर हम केमिकल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो किसी भी एलिमेंट के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड पे होते हैं उतने ही एटम उसके प्रोडक्ट साइड पे भी होने चाहिए। अगर आपने केमिकल इक्वेशन लिखी है, किसी केमिकल रिएक्शन को आपने शो किया है और आपने केमिकल इक्वेशन लिखी है उसके लिए, और आपके पास जो एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों पे बराबर नहीं आ रहे, तो आपको इक्वेशन बैलेंस करनी चाहिए। इक्वेशन हमेशा बैलेंस की जाती है, इक्वेशन लिखने के बाद हमेशा बैलेंस की जाती है, और बैलेंस करते वक्त यही किया जाता है कि किसी भी एलिमेंट के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड पे हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड पे भी कर दिए जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसका मतलब है या तो आपने जो रिएक्शन लिखा है वो गलत लिखा है, या फिर आपने जो कंपाउंड्स के फार्मूले लिखे हैं वो आपने शायद गलत लिख दिए हों। इस सूरत में वो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो सकती। अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर हमेशा फॉलो होता है, और जो केमिकल इक्वेशन आपने लिखी है अगर वो आपने ठीक लिखी है तो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है, अगर ना बैलेंस हो तो उसको बैलेंस किया जाता है। और अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आती तो इसके ऊपर मेरी एक और वीडियो पहले से बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताता चलूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और आप इसमें नए हैं तो नीचे नज़र आने वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। और अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, मेरी कोई वीडियो पुरानी या नई या इस वीडियो में आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही हो, किसी चीज़ की आपको समझ ना आ रही हो, तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हम कंजर्वेशन ऑफ मैटर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक एटम आयरन का है और एक ही एटम हमारे पास सल्फर का है, और इन दोनों के मिलने से हमारे पास 1 फार्मूला यूनिट ऑफ आयरन सल्फाइड बन रहा है। आयरन सल्फाइड चूँकि एक आयनिक कंपाउंड है, इसके लिए हम फार्मूला यूनिट की टर्म यूज़ करते हैं। जैसा कि मेरी पहले की वीडियो भी आपने देखी हुई है जिसमें मैंने फार्मूला यूनिट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कब हम वर्ड मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं और कब हम वर्ड फार्मूला यूनिट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक एटम आयरन का और एक एटम सल्फर का आपस में रिएक्शन करके हमें 1 फार्मूला यूनिट आयरन सल्फाइड दे रहे हैं। तो अगर आप गिने तो सल्फर यहाँ पे एक एटम, और इस साइड पे भी देखें तो सल्फर एक एटम है, और आयरन यहाँ पे भी एक एटम, और यहाँ पे भी यानी रिएक्टेंट साइड पे भी आयरन का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड पे भी आयरन का एक ही एटम है। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस है। अगर ये बैलेंस ना होती तो हम इसको बैलेंस करते। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मैटर। याद रखिएगा हमेशा जब केमिकल रिएक्शन कहीं भी हो रहा होगा, रियल लाइफ में जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, तो हमेशा जो रिएक्टेंट होंगे उनमें जो एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड पे मौजूद होंगे, क्योंकि नया एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में कभी भी पैदा नहीं हो सकता। केमिकल रिएक्शन में याद रखिएगा नए कंपाउंड्स पैदा होंगे, नए एलिमेंट्स पैदा नहीं हो सकते। तो जो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पे मौजूद होंगे वही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड पे भी मौजूद होंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि एक एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पे हो और प्रोडक्ट साइड पे ना हो, और ना ही ये मुमकिन है कि एक एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पे हो और प्रोडक्ट साइड पे ना हो। यानी जो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पे होंगे वही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड पे होंगे। यानी एक चीज़ याद रखिएगा कि जो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पे हैं वही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड पे होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्रोडक्ट साइड पे कोई एलिमेंट मिस हो, ऐसा एलिमेंट जो रिएक्टेंट साइड पे मौजूद हो और प्रोडक्ट साइड पे ना हो, मिस हो, या
कोई नया एलिमेंट प्रोडक्ट साइड पे आ जाए, ये मुमकिन नहीं है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के अगेंस्ट होगा। और दूसरी बात कि किसी भी एलिमेंट के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड पे होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड पे भी होंगे। लेकिन हम जब कभी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि फ्लोरीन, ये F की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा बल्कि हमेशा F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्लोरीन को अगर आप देखेंगे तो ये Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है ये भी O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नाइट्रोजन जो है ये भी N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आयोडीन जो है ये भी I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नाइट्रोजन जो है ये भी N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और हाइड्रोजन जो है ये भी हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये 7 एलिमेंट्स तकरीबन बन रहे हैं, ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो बाद दफ़ा इनकी वजह से आप जो इक्वेशन लिखते हैं वो बज़ाहिर बैलेंस नहीं होती, तो उसे आपको बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि जब रियल लाइफ में रिएक्शन होते हैं तो वो बैलेंस्ड ही होते हैं। लेकिन हम जब लिखते हैं तो इन वजूहत की बिना पर, क्योंकि ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो कभी कभार बज़ाहिर हमारी जो इक्वेशन बनती है वो कभी कभार पहले से बैलेंस नहीं होती, तो ऐसी इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ता है। और याद रखिएगा जितनी भी केमिकल कैलकुलेशंस की जाती हैं वो सारी की सारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ही की जाती हैं। तो केमिकल रिएक्शन को लिखना और फिर उसको बैलेंस करना, वो जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना केमिस्ट्री की बेसिक्स में से हैं। ये इनको आपको लाजमी क्लियर करना चाहिए। और अगर आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो ऑलरेडी मेरी वीडियोस के ऊपर मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है, ये बात हमने कर ली है। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक और वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे कि कितने केमिकल रिएक्शंस कितनी किस्म के होते हैं। और उसमें इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे कि कैसे मैज रिएक्टेंट को देख के आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो इससे प्रोडक्ट कौन से बनेंगे। यानी उस वीडियो में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और कौन कौन से नहीं करते, और जो करते हैं वो क्यों करते हैं, और जो नहीं करते वो क्यों नहीं करते, और अगर कोई एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनसे कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये हम फिर की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पहले वाली वीडियो ये क्लियर हो जाती है, केमिकल रिएक्शन की समझ आ जाती है, इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो फिर हम अगली वीडियो बनाएंगे। आप इन सारी वीडियो को देखने के बाद केमिकल रिएक्शन को लिखना सीख जाएंगे और रिएक्टेंट को देख के ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि इससे कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल को भी दबा दें, और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।